मित्रों नमस्कार। हिंदी ग्लोबल में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम देखेंगे, ठीक है, जिसका कोड है 20 और विषय हिंदी, ठीक है। पाठ्यक्रम यूनिट 1, पहला यूनिट, इसमें 10 यूनिट है और 10 यूनिट हम देखेंगे। तो पहला यूनिट है हिंदी भाषा और उसका विकास, जो हमें रूबरू हैं इससे, ठीक है, लेकिन फिर भी अब दिया है, इतना बड़ा लगता है देख के तो थोड़ा डर लगता है। और क्वेश्चन दिन पर दिन थोड़े अंदर से पूछे जा रहे हैं, किताबों को पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। और समय बहुत कम है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस टाइम नेट का सिलेबस दिखाने का क्या ही मतलब है। कभी कभी ये होता है कि हम सिलेबस भी देखे रहते हैं तो वहाँ से भी हमको क्वेश्चन समझ में आ जाता है, जिसका हम आंसर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा और उसका विकास यूनिट 1 में सबसे पहले है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कि हिंदी कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, मध्यकालीन आर्य भाषा है। प्राचीन में आप जानते हैं लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत आता है। मध्यकालीन में पाली, प्राकृत, सौरसेनीय, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं पढ़ना होता है। अपभ्रंश, औहट्टी, ये सब पुरानी हिंदी, ये सब पढ़ना होता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी कहाँ तक है, ठीक है। और केवल भारत में ही नहीं, ये विश्व भूगोल में भी कहाँ तक है, ठीक है, कैसे आया, ये सब भी देखते हैं। हिंदी की उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज अवधि की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था। अच्छा देखिए, अब ये पाठ्यक्रम देखने से यही पता चल जाता है, पूछ देता है कि हिंदी में कितने स्वनिम हैं। तो हिंदी में 2 स्वनिम है, खंड और खंडेतर, देखिए, और दोनों ही आपको पढ़ना है। तो कम से कम एक क्वेश्चन तो ऐसे ही कि कितने स्वनिम है, ये तो आप बता ही लेंगे। कि हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार, फिर आगे हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सब आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक, व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप, हिंदी की वाक्य रचना, हिंदी भाषा, प्रयोग विधि, बोली, मानक भाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, संपर्क भाषा क्या है, संचार माध्यम कौन कौन से हैं, हिंदी, कंप्यूटर, हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, किस अनुसूचियाँ में है, हिंदी के बारे में कहा गया है संविधान में, ठीक है, ये सब जानना होता है आपको। फिर देवनागरी लिपि का उद्भव, विकास, यानी ब्राह्मी लिपि से आपको देखना पड़ेगा, विशेषताएं और मानकीकरण, ठीक है। ये है, हो गया हमारा यूनिट 1 खत्म। यूनिट 2 में आपको देखिए, यूनिट 1 के लिए जो किताबें हैं ना, वो आपको आचार्य शुक्ल का देखना पड़ेगा, भोलानाथ तिवारी का देखना पड़ेगा। आचार्य शुक्ल बिल्कुल जेहन में बस गए, इसलिए बार बार उन्हीं का नाम आ जाता है। तो भोलानाथ तिवारी का, हरदेव बाहरी का आपको देखना होगा। फिर कामता प्रसाद गुरु, वासुदेव नंदन प्रसाद का देखना होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट किताबें हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दूसरा यूनिट है, मैं पहले किताबों के नाम बता देती हूँ। तो इसके लिए आचार्य शुक्ला का हिंदी साहित्य का इतिहास आपको देखना पड़ेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी आदिकाल देखना पड़ेगा, हिंदी साहित्य का आदिकाल। फिर आपको डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास देखना पड़ेगा। फिर आपको रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास देखना होगा इसके लिए। और बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, दोनों ही देखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आगे हम हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे, यूनिट 2, ठीक है। मैंने किताब का नाम आपको सजेस्ट कर दिया है, और भी जितना भी इसके लिए किताबें देख लें आप, कम ही होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इतिहास दर्शन क्या है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की पद्धति आपको पता है कि किसी ने कालक्रमानुसार पद्धति का वर्णन किया है, किसी ने कवियों के नामों के आधार पे इतिहास लिखा हुआ है, किसी ने विधेयवादी पद्धति पे लिखा है, किसी ने वैज्ञानिक पद्धति पे लिखा है। तो ये सारी पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, ठीक है। काल विभाजन किस, जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ऐसे। और नामकरण, किसने आदिकाल को क्या नाम दिया है, रीतिकाल को किसने क्या नाम दिया है, भक्तिकाल को किसने क्या कहा है, आधुनिक काल को किसने क्या संज्ञा दी है। तो इस तरह से पूछा जाता है। आदिकाल की विशेषताएं, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, ठीक है।
तो सबसे पहले अमीर खुसरो ने ही खड़ी बोली में कविताओं का प्रयोग किया था। विद्यापति और इनकी ही पदावली तथा लौकिक साहित्य भी देखना होता है। फिर भक्ति काल पे आते हैं। भक्ति काल में भक्ति आंदोलन के उदय की सामाजिक सांस्कृतिक कारण, किसी ने, पता ही आपको, भक्ति काल को किसी ने ईसाइयत की देन मानी है, तो किसी ने इस्लामिक परंपरा के कारण माना है कि इस्लाम आया तभी भक्ति काल का उदय हुआ, और किसी ने भारतीय परंपरा का ही रूप माना है भक्ति काल को। फिर भक्ति आंदोलन, कौन कौन से आंदोलन है, जैसे द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, फिर नहीं सॉरी, आंदोलन तो अलग ही हो गया। इसमें ये संप्रदाय में, ठीक है, संप्रदाय जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, ठीक है। भक्ति आंदोलन और अखिल भारतीय स्वरूप और इसका अन्य प्रादेशिक वैशिष्ट्य। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, नैनवार तो शैव से है, आलवार को हम पढ़ना होता है, ठीक है। भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय वही जो मैं अभी, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, ये सारा ही जानकारी आपको लेनी पड़ती है, सारे ही संप्रदायों का। उनका वैचारिक आधार, निर्गुण कवियों में कबीर, रैदास, दादू, मलूकदास, सुंदरदास, सारे को ही जानना होता है, सभी कवि लोगों को जानना होता है। सगुण में तुलसीदास, सूरदास और नंददास, जो भी हैं, जितने भी सगुण कवि हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना होता है, उनके काव्यों की जानकारी रखनी होती है। फिर रीतिकाल हम देखते हैं। रीतिकाल में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। पता है रीतिकाल का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया था, तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ठीक है। ये डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिसाब से किया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने हिसाब से किया है, और बच्चन सिंह ने इसको रीति चेतस और काव्य चेतस के नाम से किया है, तो इनको देखना पड़ेगा आपको। रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। आधुनिक काल, फिर हम आधुनिक काल पे आ जाते हैं। तो आधुनिक काल में 2 हिस्से हो जाते हैं, पता ही आपको, हिंदी गद्य और पद्य, ठीक है। तो हिंदी गद्य का उद्भव, विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके, पता है, स्वच्छंदतावाद श्रीधर पाठक से स्टार्ट माना जाता है हिंदी साहित्य में, और उनके प्रमुख कवि। छायावाद के 4 स्तंभ आपको, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, पता ही है, इनको पढ़ना होता है। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, उन लोगों के काव्यों की विशेषताएं वगैरह जाननी होती है। छायावाद के प्रमुख कवि, वही प्रमुख कवि जो चारों हैं, ठीक है। प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि। प्रयोगवाद और कवि की नई कविता, फिर प्रयोगवाद और नई कविता, तार सप्तक से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, और द्वितीय तार सप्तक से नई कविता शुरू हो जाती है, ठीक है। नई कविता के कवि, समकालीन कविता, वर्ष 2000 तक, ठीक है, ये केवल 2000 तक इसमें लिख तो दिया है, लेकिन आप 2025 तक की तैयारी करके जाइएगा, काहे कि पूछ देता है, जो प्रमुख होता है वही पूछता है, ठीक है, जिसको अवार्ड मिला रहता है, पुरस्कार वगैरह मिला रहता है। समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता, ठीक है। अब हिंदी की गद्य साहित्य की गद्य विधाएं देखते हैं। हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती, सब में आपको 2000 तक, लेकिन 2000 तक नहीं लेके चलना है, आज तक लेके चलना है आपको। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, मतलब जो प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक है, उन सभी को देखना पड़ेगा, कहीं से भी पूछ सकता है, इसका कोई सीमा नहीं होता है। उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी, प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रमुख कहानीकार, हिंदी नाटक, रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसादोत्तर, स्वतंत्रता, साठ्योत्तर युग, और नया नाटक, प्रमुख नाटकृतियाँ, प्रमुख नाट्यकार, फिर इसमें भी समय दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है समय का। हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच, विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक, हिंदी निबंध का उद्भव विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंध का, हिंदी आलोचना का उद्भव विकास, समकालीन हिंदी आलोचना और उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक, ठीक है। हिंदी के अन्य गद्य विधाएं में रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी, हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा और प्रमुख साहित्यकार, ठीक है। यूनिट 3, तो काव्य के लक्षण। यूनिट 3 में साहित्य शास्त्र, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही पढ़ने होते हैं। इसके लिए आपको निशा अग्रवाल, भगीरथ मिश्र का दोनों ही, और निशा अग्रवाल का भारतीय साहित्य शास्त्र, ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र, यानी कि भगीरथ मिश्र का दोनों ही भारतीय और पाश्चात्य, शांति स्वरूप गुप्त का पाश्चात्य, गणपति चंद्र का गुप्त का भी भारतीय और पाश्चात्य है। ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे किताबें इसके लिए, ठीक है।
काव्य और एक सहायक मतलब एक गाइड कोई रख लीजिएगा साथ में। काव्य के लक्षण, हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस सिद्धांत, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण बताया। रस निष्पत्ति की व्याख्या, रस की का जो परिभाषा दिया था भरत मुनि ने, उस निष्पत्ति को लेके 4 व्याख्याकार हुए और फिर उन्होंने साधारणीकरण पे भी बल दिया था, तो ये वहाँ से आता है। सप्तशक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु ने 3 सिद्धांत दिए हुए हैं, अनुकरण का, त्रासदी का, विरेचन का, ठीक है। तो ये तीनों ही पढ़ने होंगे। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा, वर्ड्सवर्थ ने कविता में सामान्य भाषा को अपनाने पे बल दिया है, जिसमें कोई पढ़ा लिखा हो या फिर ना पढ़ा लिखा हो, दोनों के समझ में भाषा आ जाए काव्य की, ठीक है। कॉलरिज ने कल्पना सिद्धांत दिया हुआ है और फैंटेसी पे बात की है। टी.एस. एलियट ने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई. रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, ऋषि रूपवाद, नई समीक्षा देखना होगा आपको, मिथक, फैंटेसी जिसका मुक्तिबोध ने अपने उसमें प्रयोग किया है, मिथक और फैंटेसी का अपनी कविताओं में, कल्पना, प्रतीक, बिंब, ये सब आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। ये पाश्चात्य की ही देन है हमारे हिंदी साहित्य में। यूनिट 4 हम वैचारिक पृष्ठभूमि देखेंगे, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। इसके लिए आपको IAS दृष्टि की एक गाइड आती है, उसको देख लीजिएगा, और इग्नू का नोट्स, यहाँ से अच्छा मैटर मिल जाता है इसके लिए। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतीय हिंदू और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकता, अस्मिता मूलक विमर्श, जिसमें अस्मिता में दलित, स्त्री, आदिवासी और अल्पसंख्यक सभी आ जाएंगे, ठीक है। यूनिट 4 हिंदी कविता, यानी कि टेक्स्ट लगे हुए हैं जो आपके टेक्स्ट बुक, उसको देखेंगे। तो हिंदी कविता में आपको पृथ्वीराज रासो का रेवा तट पढ़ना है, अबीर खुसरो का खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ पढ़नी है, विद्यापति की पदावली, संपादक नरेंद्र झा वाला पढ़ना है, पद संख्या 21 से 25 तक, कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला पढ़ना है आपको, 100 पद संख्या 160 से 209 तक, जयश्री आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित जो है उसमें नागमती वियोग खंड जो 30वां खंड है उसको पढ़ना है, सूरदास का भ्रमर गीत सार पढ़ना है, वो आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित है, वही पढ़ना है आपको, 21 से 70 पद संख्या। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस जो आपके पूजा स्थल पे रखी रहती है, उसका उत्तरकांड पढ़ना है आपको। बिहारी सतसई जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो संपादित किया है उसका दोहा संख्या 1 से 50 तक पढ़ना है। घनानंद कवित्व विश्वनाथ मिश्र द्वारा जो संपादित है, कवित्व संख्या 1 से 30 पढ़ना है। मीरा विश्वनाथ त्रिपाठी ने संपादित किया है, प्रारंभ से 20 पद पढ़ने हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है प्रियप्रवास, ठीक है, इसको पढ़ना है। आधुनिक युग का और खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रियप्रवास को। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती पढ़ना है, साकेत पढ़ना है, साकेत का 9वां सर्ग पढ़ना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का आंसू, कामायनी, लज्जा, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा तीनों ही सर्ग पढ़ने हैं। पता है ना, 15 सर्ग है, 15 में से 3 सर्ग पढ़ने हैं और आंसू इनका पूरा काव्य पढ़ना है, खंड काव्य जो है, जिसको मेघदूत की संज्ञा दी गई है, हिंदी का मेघदूत माना जाता है। निराला, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव इष्ठाओं बंधु, ये सारी कविताएं इनकी पढ़नी है। सुमित्रानंद पंत की 2 ही पढ़नी है, परिवर्तन और प्रथम रश्मि। महादेवी वर्मा का बीन हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, या मंदिर का दीपी से नीरव जलने दो, द्रुत चारो जगत के जीर्ण पत्र। रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी पढ़ना है, जिसका 3रा अंक, उर्वशी गीत नाट्य है और इसको पढ़ना है, इसका 3रा अंक। और रश्मिरथी पढ़ना है, रश्मिरथी बहुत अच्छा है। नागार्जुन का कालिदास कविता पढ़नी है, बादल को घिरते देखा है पढ़ना है, अकाल और उसके बाद, ये तो बहुत छोटी सी 8 लाइन की कविता है, इसको पढ़ना है। खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, ठीक है। वैसे कालिदास थोड़ी सी लंबी कविता है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणाई, बहुत अच्छी कविता है असाध्य वीणा, कितनी नाव में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोज सतपुड़ा के घने जंगल, दोनों ही कविताएं बहुत अच्छी हैं। मुक्तिबोध की तीनों ही कविताएं बहुत अच्छी हैं। अंधेरे में बहुत लंबी कविता है। भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। धूमिल का नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, ये पढ़ने हैं। अब यूनिट 6 में हम आते हैं। उपन्यास, जो टैक्स लगे हैं उपन्यास के, यानी बुक लगे हुए हैं,
तो पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी पढ़नी है, पहला उपन्यास इसे माना भी जाता है। ठीक है, मतलब अपने अपने अनुसार आलोचकों ने माना है। जैसे गोपाल राय ने माना है इसको प्रथम उपन्यास, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु जो आचार्य शुक्ल ने माना है हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास आमतौर पे भी माना जाता है, सामान्य तौर पे। और प्रेमचंद का गोदान कालजयी उपन्यास है। आज्ञे का शेखर एक जीवनी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की वाण भट्ट की आत्मकथा। देखिए, इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको उपन्यास और उपन्यासकार का नाम तो पता चल ही जा रहा है। अगर पूछ दिया कि देवरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है, तो पंडित गौरी दत्त इसमें लिखा हुआ है, तो इससे और शेखर एक जीवनी का भाग एक पढ़ना है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा। तो ये सिलेबस इसलिए भी आज के टाइम में इम्पॉर्टेंट है। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल पढ़ना है, पहला पता है ये आंचलिक उपन्यास माना जाता है, 1954 में प्रकाशित हुआ था। यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, ठीक है, जिसमें तुलसीदास को केंद्र में रखा गया है। और भीष्म शाहनी का तमस पढ़ना है, जो 5 दिन के सांप्रदायिक दंगों की कहानी है। श्री लाल शुक्ल का राग दरबारी, जिसमें शिवपालगंज को केंद्र बनाया गया है और व्यंग्य परक उपन्यास है ये। कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, जिसमें पंजाब की सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। मन्नू भंडारी का आपका बंटी, ये भी मनोवैज्ञानिक परक उपन्यास है। जगदीश चंद्र का माथुर नहीं, अलग है वो। धरती धन्ना अपना, ये दलित विमर्श पे आधारित उपन्यास है। यूनिट 7 पे आते हैं। इकाई 7 हिंदी कहानी कौन कौन सी लगी है, तो राजेंद्र बाला घोष के, जो प्रथम बंग महिला मानी जाती है कहानी में। तो चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, दोनों ही कहानी इनकी अच्छी है। माधवराव शप्रे का एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है, छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसको पहली कहानी भी माना गया है। मतलब आलोचक ने माना है अपने अनुसार। सुभद्रा कुमारी चौहान का राही, प्रेमचंद का ईदगाह मनोवैज्ञानिक कहानी है। दुनिया का अनमोल रतन, ठीक है, दुनिया का अनमोल रतन जो है ये उर्दू कहानी से रूपांतरित है हिंदी में। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था, बहुत ही अच्छी कहानी है ये। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप, जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु का तीसरी कसम, जिसपे फिल्म भी बनी है तीसरी कसम, लालपान की बेगम, अज्ञे का गैंग्रीन, जिसको बाद में रोज के नाम से प्रकाशित किया गया, ठीक है। शेखर जोशी का कोशिका खटवार, भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया, हरिशंकर प्रसाई का इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ज्ञान रंजन का पिता, कमलेश्वर का राजा निर्वंशिया, निर्मल वर्मा का परिंदे कहानी भी बहुत अच्छी कहानी है। अब यूनिट 8 पे आ जाते हैं, इकाई 8 पे, यानी कि हिंदी नाटक हम देखते हैं। तो नाटकों में भारतेंदु का अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा नाटक आपको पढ़ना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी पढ़नी है। धर्मवीर भारती का अंधा योग पढ़ना है। लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली पढ़नी है, जो समस्यात्मक नाटक की श्रेणी में आता है। ध्रुव स्वामिनी भी समस्यात्मक नाटक है, ठीक है, समस्यात्मक और ऐतिहासिक दोनों ही श्रेणी में आता है। लक्ष्मी नारायण मोहन राकेश का आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, दोनों ही बहुत अच्छे हैं इनके नाटक। हबीब तनवीर का आगरा बाजार, सर्वेश्वर दया सक्सेना का बकरी नाटक पढ़ना है, जो नुक्कड़ नाटक में आता है। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, जो कथा समानांतर कथा पे आधारित है। उपेंद्र नाथ अस्क का अंजू दीदी पढ़ना है। मन्नू भंडारी का महाभोज पढ़ना है नाटक, ठीक है। महाभोज के नाम से इन्होंने पहले उपन्यास लिखा था, बाद में इसको नाटक के रूप में भी रूपांतरित किया। हिंदी निबंध में आपको क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 9 इकाई 9 जो है, भारतेंदु का दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र का शिवमूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय का उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य। फिर आपको 10वां यूनिट लास्ट यूनिट है, आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। यहाँ से भी अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी टैक्स लगा हुआ है। तो राम वृक्ष बेरीपुरी का माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा, तुलसीराम मुर्दहिया, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी का एक कहानी, यह भी विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय पे आधारित है। अभी हाल ही में LT के परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है।
हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करो, रमणिका गुप्ता का आप हुद्री बहुत अच्छी आत्मकथा है, एक बोल्ड आत्मकथा है। हरशंकर प्रसाई का भोलाराम का जीव व्यंग्यात्मक कहानी की श्रेणी में आता है और इसीलिए इसको कथेतर में रखा गया है, व्यंग्य विधा है ये। कृष्ण चंद्र का जामुन का पेड़, ये भी व्यंग्य विधा है। दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय। मुक्तिबोध का एक लेखक की डायरी नहीं, एक साहित्यिक की डायरी, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। राव शांकृत्यायन का मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञे का अरे यावर रहेगा याद। ठीक है, तो ये समाप्त हो गया आपका सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे अगर जो भी चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं मैं ज़रूर करूँगी। उम्मीद है चैनल को उम्मीद है चीज़ें आपको पसंद आ रही होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।